नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडुकेरियर में। और ये जो वी एडुकेरियर चैनल है, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं कि ये एजुकेशनल और करियर से रिलेटेड वीडियोज़ इस पर मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, जिसमें फ़िलहाल हम जो वीडियोज़ देख रहे हैं या फ़िलहाल मैं जो वीडियोज़ इस पर डाल रहा हूँ वो वीडियोज़ हैं क्लास 8th की बुक के। और वो जो बुक है उसका नाम है हमारे अतीत, यानी हमारे अतीत बुक से मैंने अभी तक आपके लिए लगातार इस पर वीडियोज़ डाले हैं। और ये जो बुक है ये इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बनते हैं। और साथ ही साथ कक्षा 8 के लिए ये बुक महत्वपूर्ण है ही है। फ़िलहाल हम इस बुक में 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10। तो काफ़ी लंबे समय से, लगभग 3 महीने से इस पर वीडियोज़ बन रहे हैं और अब ये अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि आज हम जो वीडियो शुरू कर रहे हैं वो इसका अंतिम चैप्टर है। यानी चैप्टर नंबर 10 जो है वो इस बुक का अंतिम चैप्टर है। और अभी तक मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये सब आपको करना ही करना है। तो फ़िलहाल इस बुक का अंतिम जो चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद, उस पर हम बात करेंगे आज। और ये जो स्वतंत्रता के बाद चैप्टर है, इसमें इसका नाम स्वतंत्रता के बाद क्यों रखा गया, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था, 9 चैप्टर में हमने ये देखा था कि किस तरह से गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए, किस तरह से भारतीयों ने मिल कर के अंग्रेज़ सरकार का विरोध किया, कई सारे आंदोलनों में भाग लिया। और उसके बाद जो आंदोलन हमने किए उसके बाद हमें प्राप्त क्या हुई, अंततः स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन उस आज़ादी के बाद का भारत हमारे लिए कैसा था, उस आज़ादी के बाद हमारे भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो एक नया और खंडित राष्ट्र, खंडित क्यों कहा गया, क्योंकि जिस वक्त हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे उससे पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान नाम का, वर्तमान बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था, उससे पहले म्यांमार नाम का कोई देश नहीं था, उससे पहले भारत में भी जम्मू कश्मीर वगैरह या ये जो छोटे मोटे देश हैं जैसे तिब्बत, वो तिब्बत नाम का भी, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में भारत का ही हिस्सा उस वक्त माना जाता था। तो ये जो चैप्टर या पार्ट है, इसमें शुरुआत एक नया और अखंडित राष्ट्र के नाम से क्यों हुआ, इसका पहला टॉपिक यही क्यों है, क्योंकि जिस वक्त भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उससे जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का देश बना, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 नए देश बने थे। इसीलिए इसका नाम रखा गया खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। ये एक बहुत बड़ी परेशानी भारत के लिए थी। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक सबब था पाकिस्तान के लिए कि जो देश अपना अलग अस्तित्व मानना चाहता था उसका इतना बड़ा हिस्सा भारत में रहने की इच्छा रख रहा था। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। ये जो 500 है ये लगभग 586 का आंकड़ा इसमें है, 596 का आंकड़ा इसमें है, जिसमें टोटल देसी रियासतें भारत में उस वक्त थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दे दी थी। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फ़ौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को, नवजात क्यों, क्योंकि अभी अभी बना ही था ये भारत, उससे पहले तक ये भारत और था और अब वाला भारत अलग था। राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। यानी अभी तक हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज शासन करते आए थे उसमें ये जो 500 देसी रियासतें हैं, इन रियासतों का नाम यहाँ पर क्यों आया, इसका जिक्र क्यों आया, क्योंकि जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त चीफ कमिश्नर वाला एरिया भारत में था, स्वतंत्र देसी रियासतें भारत में थी और विधायिका के अंतर्गत आने वाली कुछ रियासतें या कुछ क्षेत्र भारत में थे। तो उस समय हमारा जो देश था वो देश लगभग 500 देसी रियासतों में बटा हुआ था और इन देसी रियासतों के साथ साथ कुछ चीफ कमिश्नर एरियाज़ थे, कुछ विधानसभा वाले एरियाज़ थे जहाँ पर
हमारे विधायक जो होते थे हमारे द्वारा चयनित, हमारी जनता के द्वारा चयनित सांसद या अधिकारी वगैरह बैठते थे, और एक था स्वतंत्र देशी रियासतें। उन स्वतंत्र देशी रियासतों को स्वतंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त उन देशी रियासतों को ये कह दिया गया कि अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं जो कि नवनिर्मित राष्ट्र है, आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, और आप चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। तो ऐसे में कुछ रियासतें थी जैसे कि जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद थी। ये रियासतें ऐसी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। हालांकि ये स्वतंत्र खुद नहीं रखना चाहते थे, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे ताकि ये स्वतंत्र रहने की जिद करें। और ऐसे में होगा क्या, हमारा जो अखंड भारत था वो खंडित राष्ट्र में बदल जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे चित्र एक दिया गया है, उस चित्र में क्या बताया गया है कि इलाहाबाद में महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ हैं 30 जनवरी 1948 को जब उनको गोली मार दी, उसके बाद इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 में, क्योंकि जब नाथूराम गोडसे ने उनको एक प्रार्थना सभा के दौरान गोली मार दी थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ हम सभी जानते हैं। तो अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया, क्योंकि जिस व्यक्ति की वजह से जिस व्यक्ति ने आज़ादी में एक बड़ा योगदान दिया, उस व्यक्ति को महात्मा या बापू के नाम से हम लोगों ने जाना पहचाना, उनको सम्मान मिला, और उसी व्यक्ति की मृत्यु आज़ादी के बाद सबसे पहले हुई। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। यानी महात्मा गांधी के विचार क्या थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं उनको अलग अलग होने की बजाय आपस में तालमेल बैठा करके इकट्ठे रहना चाहिए, दो देश नहीं बनने चाहिए। लेकिन नाथूराम गोडसे का ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम में कभी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ही ऐसी बन चुकी थी। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये उस वक्त का वक्तव्य, उस वक्त का भाषण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो दिया गया महात्मा गांधी की हत्या के बाद। 1947 में भारत की आज़ादी काफ़ी बड़ी थी, आबादी काफ़ी बड़ी थी, जनसंख्या जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। और इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना, उसकी देखरेख करना एक बड़ी नई जिम्मेदारी के साथ बहुत मुश्किल होता है। अब आबादी भी आपस में बटी हुई थी, इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे, उनके पहनाव में भारी फर्क था, उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। यानी जो अभी हमने ऊपर टॉपिक देखा, टाइटल देखा, खंडित राष्ट्र के नाम से हमारा देश खंडित राष्ट्र बन गया, वो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी विविधताएं उस वक्त समा चुकी थी। हालांकि इससे पहले भी कई विदेशी जातियां हमारे यहाँ पर आती रही, हमारे यहाँ पर शासन करती रही, लेकिन तब में और अब में काफ़ी फ़र्क था। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर काफ़ी लूटपाट की या हमारा शोषण किया। लूटपाट तो खैर नहीं कह सकते। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाँव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार मतलब जो मजदूरी वगैरह करने वाले लोग हैं, बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। कारण क्या कि जब किसान के पास आमदनी नहीं होगी तो दूसरे जो क्षेत्र उससे जुड़े हुए हैं वो भी अपने आप नुकसान में चले जाएंगे, या उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे सुचारू रह सकती थी। इसीलिए बारिश को एक जुआ माना गया, और बारिश जो है उस पर इस समय लोगों की निर्भरता कहीं ज़्यादा थी। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भारी भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी जरूरी था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी सरकार की यही बनती थी कि किस तरह से हमारी जनता को संतुष्ट किया जाए, उसका विकास भी किया जाए, उसकी चिकित्सा, उसकी शिक्षा व्यवस्था को भी देखा जाए।
एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। यानी ऐसे में कोई दूसरी नई जाति या पाकिस्तान हमारी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था, भड़का सकता था। साथ ही साथ जनता में खुद में भी आक्रोश उत्पन्न हो सकता था कि अगर हम अपने देश को संभालने लायक नहीं थे तो हमने क्यों अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। यानी जिस आबादी के लिए, जिस धर्म या जाति विशेष के लिए कोई योजना लागू की जाए, अगर उस योजना का लाभ उस जाति या धर्म को ना मिले तो ऐसे में उसके अंदर एक कुंठा या एक द्वेष की भावना उत्पन्न होना जायज़ था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फ़र्क पैदा हो सकता था। यानी धीरे धीरे लोगों के मन में भावना घर कर सकती थी कि हम पिछड़ी जाति के हैं, हम पिछड़े तबके के हैं, या सरकार हम लोगों पर ध्यान इसलिए नहीं देती क्योंकि हमारी संख्या कम है, हम दूसरे देश में नहीं गए, हमसे अलग तरीके का बर्ताव किया जाता है। फिर बात आती है नए संविधान की रचना की, कि आज़ाद भारत के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, कई तरह के नियम लागू करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता भी होगी। और उस संविधान की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक के बीच के समय में पूरी हुई, जिसमें लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, कुल समय लगा 18 दिन। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। ये जो 300 लगभग बताया गया है, इसको 289 आप मान सकते हैं। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे, क्योंकि हर क्षेत्र से कोई ना कोई व्यक्ति चुन करके आया था और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हालांकि इसे स्वीकार 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? जितने भी वयस्क उस समय थे, और उस समय वयस्क की उम्र जो निर्धारित की गई थी वो थी 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या 21 वर्ष का व्यक्ति जो है वो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, किसी भी लिंग का क्यों ना हो, चुनाव वोट डालने का अधिकार रखता था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। प्रांतीय जैसे आज हम विधानसभा जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह चुने जाते हैं, और राष्ट्रीय जिसमें राष्ट्र के लिए चुनाव करते हैं, लोकसभा जिसमें मुख्य प्रधानमंत्री वगैरह चुना जाता है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में पहले ही प्राप्त हो चुका था। टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला। यानी जो समाज में अपनी भूमिका निभाने में योग्यता रखते हैं उन लोगों को सबसे पहले अधिकार दिया गया। हमारे यहाँ सबको एक साथ दे दिया गया। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद, यानी जब आवाज़ उठाई गई तब, विरोध किया गया तब। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाए, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़। और इसी को क्या कहा गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि आप चाहे किसी भी जाति धर्म लिंग के क्यों ना हों, अगर आप 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं तो आपको वोट डालने का पूरा अधिकार है। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों, लिंगों की तरह किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। यानी अगर किसी अमीर व्यक्ति का बेटा या अमीर व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक गरीब व्यक्ति को मिलेगी, या फिर अमीर व्यक्ति के लिए जो कानून बना हुआ है वही कानून गरीब व्यक्ति के लिए भी है। हालांकि गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के अलग से विकास के लिए, क्योंकि उनको विकास की आवश्यकता अधिक है, उनको सहयोग की आवश्यकता अधिक है, तो ऐसे में उनके विकास के लिए कुछ योजनाएं अलग से लागू कर दी गई थी।
भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। लेकिन चूंकि उस वक्त यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग थे और जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि पाकिस्तान से भी काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम जो हैं वो भारत आ गए थे, यानी वे लोग ये चाहते थे कि हम भारत में ज़्यादा सुरक्षित हैं। और ऐसे में अगर हिंदू देश या हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर दिया जाता तो उनके साथ अनहोनी होती, या यूँ मान लीजिए उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता या कानूनी रूप से वो चीज़ सही नहीं मानी जाती, क्योंकि जितने सालों से या जितने वर्षों से वो यहाँ पर रहते आए थे उस तरह से वो इस देश को भी अपना ही देश मानते थे। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। यानी जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र कहलवाना चाहते थे उन्होंने ये तर्क दिया कि जैसे पाकिस्तान बना करके मुस्लिमों के लिए अलग अलग से देश स्थापित कर दिया गया, वैसे ही क्यों ना हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन ये हर तरह से अनुचित था। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। यानी भारत में धर्म के नाम पर किसी तरह का भेदभाव या छलावा या किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन, अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जो हिंदुओं को दिए जा रहे थे। यानी किसी भी तरह से हिंदू और मुस्लिम में या किसी दूसरे धर्म के लोगों में इस तरह का भेदभाव नहीं किया गया जिससे उनमें ये भावना पैदा हो कि हम इस धर्म से हैं या धर्म विशेष से नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ यहाँ पर ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, जो कि भारत की अखंडता को साबित करता है कि भारत अगर वास्तव में आगे भी अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित रहना चाहता था तो उसे धर्म समभाव वाली भावना के साथ ही काम करना होगा। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष समुदायों की सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चरण को खत्म कर दिया गया था। यानी ये एक कलंक के रूप में था, भारत के सम्मान के कलंक के रूप में, कि यहाँ पर छुआछूत की व्यवस्था चल पड़ी थी जो कि अब नहीं रहनी चाहिए थी, ऐसा संविधान में तय किया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिसको हम आज भी एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षण के रूप में देखते हैं या जानते हैं। यानी उनका कहना यह था कि इन वर्गों को काफ़ी लंबे समय तक शोषण का शिकार रहना पड़ा, तो ऐसे में इनको उत्थान के लिए, अपना विकास करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी और उसे आरक्षण का नाम दिया गया। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है जितने उनको सरकारी नौकरी वगैरह में जाने के लिए आवश्यक हो, नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा, ये नाम याद रखिएगा, एच.जे. खांडेकर, कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है, क्योंकि काफ़ी समय तक उन्होंने उनका शोषण किया। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा, जो संविधान में उनका साथ दे रहे थे, उनके साथ अपना योगदान दे रहे थे, कि हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया। हमें मतलब अछूतों को या हरिजनों को। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब तक न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। यानी आपने इतना ज़्यादा शोषण हमारा कर लिया है कि आज भी हम उत्थान करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचते हैं कि हम आखिर आगे बढ़ेंगे कैसे। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर
के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था कि उनकी जो ज़मीन वगैरह छीनी जा रही है वो अब ना हो और वो अपने विकास के लिए लगातार अग्रसर होते रहें। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे में भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए क्योंकि देश केंद्र से संचालित होगा। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा, वरना राज्य जो हैं वो राज्य तो अपने अपने अस्तित्व पर अपने अपने क्षेत्र विशेष का ध्यान रखेंगे और उस पर लड़ाई लड़ने लग जाएंगे और फिर भारत एक बार फिर से खंडित राष्ट्र की श्रेणी में आकर के खड़ा होने के कगार पर आ जाएगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। यानी वर्तमान में दिल्ली में सरकार संचालित हो रही है तो बाकी राज्यों पर क्या असर हो रहा है ये हम देख सकते हैं। इसलिए भविष्य में राज्यों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए, ऐसा उस व्यक्ति का मानना था, ऐसा वो व्यक्ति चाहता था, सोचता था। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए ताकि केंद्र सरकार पर भार ना पड़े। यानी विचार दोनों ही तरह के थे। एक विचार ये था कि अगर पूरा देश एक है तो उसका केंद्र जो है वहाँ से पूरी सत्ता संचालित होनी चाहिए ताकि सभी जगह पर बराबर ध्यान जाए। दूसरा जो पक्ष था वो ये कह रहा था कि देश जो अलग अलग राज्यों में टुकड़ों में बटा हुआ है वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार पूछने के लिए केंद्र ना आना पड़े। जैसे यूँ समझ लिए कि स्कूल में कई सारी कक्षाएं हैं तो उन कक्षाओं में ये तो नहीं होता ना कि हर एक कक्षा बार बार भागकर प्रिंसिपल के पास जा रही है। वो पहले अपने प्रिंसिपल से पहले टीचर के पास जाएंगे, फिर अगर वो बात सॉल्यूशन उसका नहीं निकलता तो वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ठीक, ऐसा ही विचार यहाँ पर भी था। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, जिनमें एक सूची थी केंद्रीय, दूसरी राज्य और तीसरा समवर्ती। केंद्रीय सूची वो थी जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची वो थी जिसमें राज्य सरकार प्रांतीय सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची ये थी जिस पर कानून बनाने का अधिकार, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को था। लेकिन अगर एक ही बात पर, जैसे मान लीजिए शिक्षा पर कानून केंद्र ने भी बना दिया और राज्य ने भी, तो शिक्षा पर कानून बनाया गया केंद्रीय सरकार के द्वारा और वही मान्य होगा। हालांकि कुछ संशोधन राज्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती है। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, यानी जिन पर केवल कानून बनाना या काम करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को था। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लाए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन और कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला कर सकते थे। तो यहाँ पर जो कुछ नाम दिए गए हैं कि कराधान और रक्षा केंद्र सूची के विषय में था, शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय में था और वन और कृषि समवर्ती सूची के विषय में था। तो इस तरह से इन्होंने संविधान निर्माताओं ने एक सटीक प्रणाली के तहत इनका विभाजन किया ताकि दोनों को बराबर अधिकार मिल सके, दोनों अपना योगदान दे सके राष्ट्र के विकास में। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई कि आखिर भारत की भाषा या राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी भाषा को विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णामाचारी, जो कि दक्षिण का सपोर्ट करते थे या दक्षिणी क्षेत्र का, भारत के दक्षिणी क्षेत्र का समर्थन करते थे या यूँ मान लीजिए प्रतिनिधित्व करते थे, दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तमिल, कन्नड़ वगैरह भाषाएं बोली जाती थी, तेलुगु वगैरह भाषाएं बोली जाती थी। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो काम होता है वो कौन सी भाषा में होता है? अंग्रेजी में।
संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न कई बार प्रश्नों परीक्षाओं में पूछा भी गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर और गरीब, ऊंची और नीची जातियों का फैसला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत, यानी उनका मानना यह था कि ये जो फासला हम कम करना चाह रहे हैं ये केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि समाज में ये चीज़ जानी भी चाहिए, ये बात लोगों के दिमाग तक पहुंचनी भी चाहिए कि आखिर ऊंच नीच जैसा कुछ नहीं होता, जातिवाद कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। अंतर्विरोध क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो बनाए गए कानूनों का विरोध करेंगे। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे कि अगर व्यक्ति एक है तो उसका वोट भी एक है और उसके लिए सारी तरह के कानून एक रूप से बने हुए हैं। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे कि समाज में एक व्यक्ति को एक न समझा जा करके उसको एक जाति विशेष से संबोधित किया जाएगा, धर्म विशेष से संबोधित किया जाएगा, लिंग विशेष से किया जाएगा और ऊंच नीच का भेदभाव उसमें आज भी व्याप्त रहेगा। तो कानून जो हमने बना दिए हैं, उन कानूनों का लाभ, उन कानूनों का फ़ायदा, उन कानूनों का औचित्य तभी है जब हम सामाजिक रूप से भी अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा। आगे है टॉपिक राज्यों का गठन कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय जो अभी हमने देखा कि भाषाओं को लेकर के एक लंबी कहासुनी उस समय हुई कि आखिर कौन सी भाषा हो, जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के लेकर के या इन धर्मों के नाम के आधार पर राष्ट्र को धर्म विशेष घोषित करने के बारे में जो बातचीत चली, ठीक वैसे ही भाषा को लेकर के भी लंबी बातचीत चली, जिसमें हम आगे देखेंगे कि 22 भाषाओं को राष्ट्रीय संविधान में मान्यता दी गई, बाकी की भाषाओं को नहीं, और भाषा के आधार पर कई राज्य बनाए गए। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया था कि कोई भी राष्ट्र, भारत का कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बढ़ते विरोध को देखते हुए अंततः जो भाषाएं थी उन भाषाओं को शामिल किया गया और देश की जो राजभाषा है उस भाषा में हिंदी का नाम शामिल कर दिया गया था। ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पसंद भी आपको आ रहा होगा। हालांकि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब वगैरह अभी भी इंक्रीज नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे। मुझे फिर भी आप लोगों से ही उम्मीद है कि आप अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की अपनी क्लास को ओवर करते हैं और मिलेंगे नई क्लास में। राज्यों का गठन कैसे किया जाए इस बात को लेकर के चैप्टर हमारा यही रहने वाला है, स्वतंत्रता के बाद। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हम अंतिम चरण में हैं, क्लास 8 की जो बुक है उसको लेकर के। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।